स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोगों ने हड़प्पा के उद्भव के बारे में पढ़ा और उस पर कई नई जानकारियों के साथ मैं चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को मिले। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में बताऊंगा। विभिन्न नगरों की विशिष्टताएं, उसकी खासियत और इन नगरों के पूरे स्वरूप को मैं बताने की कोशिश करूंगा। वास्तव में सिंधु सभ्यता जो थी वह ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी, लेकिन अपनी विशिष्टताओं के कारण, अपने खास तरह के कृषि पैटर्न, शिल्प कर्म और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से इन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास जरूर किया। लेकिन इस पर अभिजात वर्ग का इस पर लगभग नियंत्रण था। यह अभिजात वर्ग व्यापारिक समुदाय के थे और पूरे हड़प्पा की बस्तियां और नगर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और अपनी पृथक पहचान भी बनाई हुई थी। बावजूद इसके जितने भी इसकी बस्तियां और नगर उपनगर थे, सभी एक सुनियोजित ढंग से सबों को व्यवस्थित किया गया था। इस कारण से हड़प्पा के अभिजात वर्ग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्होंने नगरों को बसाया। जैसे सूतकांगेडोर हो या सूर्तघई हो। सूर्तघई लाजवर्त के लिए, सूतकांगेडोर एक विश्राम स्थल के लिए जो मेसोपोटामिया के व्यापार के बीच का स्थल था। दूसरी ओर मांडा भी बसाया गया था। ये औपनिवेशिक बस्तियां थी। मांडा से इमारती लकड़ियां आती थी। उसी तरह से बालाकोट हो, नागेश्वर हो, ये बस्तियां बसाई गई थी ताकि वहां से हम संसाधनों को केंद्रीय नगरों की ओर लाया जा सके। इसके बावजूद यहाँ हड़प्पा में कई ऐसे नगर उपनगर थे। साधारण तौर पर यहाँ नगरों का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें 8 प्रमुख नगर थे। बाकी जो थे वो 20 लगभग उपनगर थे और 44 गांव ग्रामीण बस्तियां थीं। ये सभी एक तार से जुड़े हुए थे। क्योंकि सभी जगहों से हमें ईंटों के आकार, पैमाने और मुहरे लगभग सभी जगहों से मिले हैं। लेकिन इन 8 नगरों का अपना अपना विशिष्ट स्वभाव था। ये नगर जुड़े हुए थे लेकिन आपस में ये पृथक भी थे। इन 8 नगरों को हम जब देखेंगे तो ये लगभग 10 हेक्टेयर से लेके 50 हेक्टेयर तक फैले हुए थे। वहीं मझौले आकार की जो बस्तियां थीं वो 5 से 10 हेक्टेयर में फैली हुई थी और जो छोटी ग्रामीण बस्तियां लगभग 44 मिली हैं, उनमें से हम देख रहे हैं कि वो 1 से 5 हेक्टेयर तक फैली थी। लेकिन खुदाइयों में हम देख रहे हैं अभी तक 250 से अधिक हड़प्पा स्थल मिल चुके हैं और इसका पूर्वी और पश्चिमी, पूरब से पश्चिम का जो विस्तार था वह लगभग 1100 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर था। यह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हम सभी पढ़ते ही आ रहे हैं। उत्तरी छोर पर मांडा, दक्षिणी छोर पर दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर। यह विशाल था। सभी के बारे में कौन कौन से कहाँ किन किन नदियों के किनारे बसे थे, इसमें हम देख रहे हैं कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे और उधर सूतकांगेडोर जो था वो दस्त नदी के किनारे और मांडा जो था यह चिनाब नदी के किनारे था। इस तरह से अगर हम नदियों के किनारे की बात करें तो सभी बस्तियां लगभग नदियों के किनारे ही थी। इसमें रावी के किनारे हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, उसके बाद और लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगपुर भोगवा नदी के किनारे। लेकिन इन सबों के बीच नदियों की इस लिस्ट के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये जो हड़प्पा के नगर थे वह एक विस्तारित स्वरूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। औपनिवेशिक बस्तियां थीं, उपनगरीय व्यवस्था थी, लेकिन इन सबों के बीच हम यह भी देख रहे हैं कि ये नगर प्लान्ड वे में बसाए गए थे। ग्रामीण बस्तियां
जब अपने संसाधनों के अधिशेष से विकसित हो रही थी, तो यही ग्रामीण बस्तियां का अभिजात वर्ग नए जगह पे व्यापक प्लान्ड वे में नगरों को पहले बसाया गया, वहाँ नगर पहले बसाए गए, फिर जाके उसमें निवासियों को वो उसमें जाकर बसे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी व्यवस्थित ढंग से नालियाँ हैं, सड़कें हैं, मकान हैं और पूरी व्यवस्था है, यह क्रमिक ढंग से विकास से नहीं हो सकता है। यह एक प्रौढ़ अवस्था में, पहले विकसित अवस्था में बसा दिए गए, तब जाके इनका एक नगरीय स्वरूप सामने आया। इसमें हम नक्शे से देख रहे हैं कि मांडा यहाँ सबसे ऊपर दूरी पे, दैमाबाद सबसे दक्षिण में, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर, कालीबंगा और बनावली भी दो महत्वपूर्ण नगर थे जो लुप्त सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। जो सरस्वती नदी बाद में लुप्त हो गई, यह इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा जो है वो रावी, और ये सभी बस्तियां एक व्यवस्थित नदी तंत्र से जुड़ी हुई थी। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से जुड़े होने के कारण हम इस पूरी व्यवस्था को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा के इन विभिन्न स्थलों में जो सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा के नगरों में हम सबसे बड़ा स्थल जो था वह देख रहे हैं मोहनजोदड़ो था। उसके बाद ये गनेड़ी वाला, और तीसरे में हम देख रहे हैं कि हड़प्पा के नगर, चौथे में हम देख रहे हैं भारत में धौलावीरा, उसके बाद 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं कि राखी गढ़ी था। कुल मिला के सबों में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से था, जो पाकिस्तान में है। वहीं भारत का सबसे बड़ा जो स्थल था वह था धौलावीरा, ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ में है। इन सबों के बीच आज हम हड़प्पा के नगर के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के नगर और उसकी विशिष्टताएं। वैसे इस नगर का पहले निर्माण किया गया, तब जाके यहाँ आके लोग बसाए गए। वास्तव में रावी नदी से यह सटा हुआ था, और लेकिन आज यह 32 किलोमीटर दूर स्थित है। जो हड़प्पा का यह नगर मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। वैसे इसकी खोज दयाराम सहनी ने पहली बार की, लेकिन इन खोजों का जो उद्देश्य था कि एक प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिलना। नगर बहुत व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे। अभिजात वर्ग, संपन्न वर्ग अपने लिए एक ऊंचे टीले पर किले नुमा बाढ़ में घिरा हुआ, एक चारदीवारी से घिरा हुआ अपने आवास बनवाते थे, और वहीं इन दुर्ग टीले के भीतर ये विभिन्न प्रकार के श्रमिक आवास, चबूतरे और अन्नागारों का निर्माण किया। श्रमिक आवासों में हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 श्रमिक आवास थे, जो बैरक नुमा नहीं कहा जाए, लेकिन ये श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था थी। ठीक उसके बगल में 16 गोलाकार चबूतरे थे, जो या तो धान की भट्टियां थी, जो या तो ये अन्न की भट्टियां थी जहां इसको रखा या उबाला जाता होगा। और इसके दक्षिण में हम देख रहे हैं कि अन्नागार था। ये अन्नागार 12 बड़े बड़े कमरों से निर्मित था। इन अन्नागारों से हम पता चलता है कि यहाँ अन्न का भंडारण होता था। जो विशिष्ट रूप से सबसे बड़ा ये भवन है हड़प्पा के स्थल का, हड़प्पा नगर के स्थल का सबसे बड़ा भवन अन्नागार ही माना जाए। वैसे हड़प्पा का दुर्ग टीला जो था 420 मीटर लंबा और 196 मीटर चौड़ा था। यह लगभग समलंब चतुर्भुज के आकार का था। इसके दक्षिण में हम कब्रिस्तान पाते हैं। इन कब्रिस्तान का जो स्वरूप था R37 नाम से इस कब्रिस्तान को हम जानते हैं। वैसे इस दुर्ग टीले का जो द्वार था वह उत्तर की ओर खुलता था, जो समय समय पर खुलता और बंद होता था। यह इसके ठीक पूरब में नगर टीला था, जो आम नागरिकों के रहने बसने की व्यवस्था की गई थी। वहीं दुर्ग टीला पश्चिम में और नगर टीला पूरब में था। इस नगर टीले में व्यवस्थित ढंग से समकोण आधार पर
चेसबोर्ड पद्धति से नगरों को बसाया गया था। नगर को बसाया, इसमें से हम देख रहे हैं कि नालियां, पक्की सड़कें और विभिन्न भवन व्यवस्थित ढंग से थे यहाँ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हड़प्पा नगर का नियोजन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। वैसे पुरातत्व की खुदाइयों में हम इन हड़प्पा स्थल से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण है कांसे का बना हुआ अंडाकार आईना, और उससे भी बड़ी बात हाथी दांत की कंघियाँ यहाँ मिली हैं। और यहाँ के घरों में हम देखते हैं कि घरों में कुएं नहीं होते थे, ये सड़कों पे होते थे। यह इसकी एक अलग पहचान थी। तमाम हड़प्पा सिंधु सभ्यता के स्थलों के नगरों में कुएं जो थे वो घरों में थे, लेकिन यहाँ हड़प्पा स्थल पे कुएं घर से बाहर होते थे। यहाँ एक सोने का हार भी मिला है, सेल खड़ी के भी हार मिले हैं। उसके बाद तांबे का एक छतरीदार इक्के गाड़ी का नमूना मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इक्के गाड़ी का तांबे का यह नमूना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ मिला है। उसका सुरमा लगाने के लिए सलाई मिली है। उसके बाद सीप का चम्मच यहाँ मिला है। लाल पत्थर से बना एक निर्वस्त्र धड़ की आकृति मिली है। ऊपर से लाल पत्थर की बनी हुई एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, लेकिन यह नृत्यांगना की मूर्ति यहाँ लाल पत्थर की है। वहीं मोहनजोदड़ो से मिली वह कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो कांसे की बनी हुई, इसलिए हम यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहाँ लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली है, दोनों में अंतर है। इस प्रकार हम हड़प्पा के नगर स्थलों से प्राप्तियाँ आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे अधिक जो मुहरें मिली हैं, सेल खड़ी की मुहरें, वो हड़प्पा के स्थल से ही मिली हैं। इन मुहरों की लिपि आज भी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। जिस दिन हम हड़प्पा की ये मुहरें और इसकी लिपियां पढ़ी जा सकेंगी, तभी हम इसके बारे में हम कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हड़प्पा के नगरों के अलावा यहाँ मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनावली और इसे तमाम तरह के और भी नगर हैं, जिनको हम बारी बारी से क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन हमें एक बात आपको कहना होगा कि मैं जो यहाँ विस्तार पूर्वक और अन्य वन लाइनर से दूसरी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि आज बहुत कॉम्पिटिटिव युग में हमें बेहतर जानना होगा, अधिक से अधिक जानना होगा, ताकि कोई चूक नहीं हो, कहीं एक भी सवाल छूटे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को क्रमशः बेहतर और बेहतर चीज़ें देता रहूँगा। आप इसे पढ़ें, बार बार सुनें और इसको सुनने के बाद इसको समझने की कोशिश करें। और नहीं समझ में आए या कुछ भी तो हमसे पुनः आप सवाल पूछ सकते हैं इनबॉक्स में जाकर। साथ साथ आपको इस सभी चीज़ों का PDF फॉर्म में लिंक इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। आप अगर इससे जुड़े हुए चीज़ों को जहां आप उतारने में जहां दिक्कत होती है, आप उस लिंक से जुड़कर इसके तमाम चीज़ों को बड़े आसानी से उतार सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। और आपके सवालों का मैं इंतज़ार करूंगा और देखें, आगे आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा।